हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखो, पिछले वीडियो में हम आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिए थे फ्लूइड और रिजिड मीन्स सॉलिड के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिए थे। ठीक है, आज थोड़ा उस पर हम लोग और एक्सप्लेन करके उसके बारे में समझेंगे, जानेंगे और सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ समझेंगे। ठीक है, सॉलिड के कुछ टाइप्स हो सकता है, अगर टाइम रहेगा तो बताएंगे, वो भी बताएंगे। ठीक है, देखिए दो वर्ड्स आप खूब परिचित होंगे। नंबर 1 तो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और दूसरा थर्मल एनर्जी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और थर्मल एनर्जी, इन्हीं दोनों के बीच में रिलेशन के आधार पर हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस को देख पाते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर एक सबस्टेंस लेते हैं। ठीक है, आप जानते होंगे सबस्टेंस में और मैटर में अंतर होता है। ठीक है, सबस्टेंस वो होते हैं जो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, मैटर भी स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, पार्टिकल के साइज़ का अंतर होता है। चलिए, कोई बात नहीं है। हम लोग मान लें कि यहाँ पर सबस्टेंस के पार्टिकल्स हैं। अगर इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो, किसी कारण से ज़्यादा हो जाए, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो यही पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत पास आ जाएंगे। ठीक, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज़्यादा होगा, यानी अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होती है। ठीक है, और अगर मान लीजिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे। ठीक है, या हम लोग इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज़्यादा है, तो समझ लेते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। ठीक है, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जहाँ पर ज़्यादा होगा, निश्चित रूप से वहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम है। ठीक है, अब हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन थोड़ा सा हम लोग जानने के बाद अब हम लोग थर्मल एनर्जी वास्तव में कही तो जाती है कि ये हीट एनर्जी है। थर्मल एनर्जी एक प्रकार की हीट एनर्जी है, और वास्तव में थर्मल एनर्जी वो एनर्जी होती है जिस एनर्जी के कारण मैटर या सबस्टेंस के पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी होती है और मैटर के पार्टिकल्स मोशन करते हैं। उस एनर्जी को हम लोग थर्मल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर सॉलिड ले लें, लिक्विड ले लें और गैस ले लें और सबको सेम टेम्परेचर पर रखें, तो इनके पार्टिकल्स और इनके पार्टिकल्स, इनकी थर्मल एनर्जी बराबर होगी। ठीक है, लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर जो सॉलिड के पार्टिकल हैं वो हमको मोशन करते हुए नहीं दिखाई देंगे।
यहाँ पर इनके पार्टिकल्स मोशन करते हुए दिखाई देंगे, इनके पार्टिकल्स मोशन। ऐसा क्यों है? इसका कारण होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर कोई सबस्टेंस ऐसा है जिसमें पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, जहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से भी एक एनर्जी होती है, एक डिफिनिट एनर्जी के द्वारा ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है। यहाँ पर एक एनर्जी होगी, उस एनर्जी के कारण ही इस पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं बाहर में कुछ टेम्परेचर है। ये जो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है वो इन पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी दे रहा है या थर्मल एनर्जी दे रहा है। थर्मल एनर्जी के कारण ये पार्टिकल मोशन करना चाहते हैं, इधर उधर मोशन करना चाहते हैं। ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का इफ़ेक्ट अगर थर्मल एनर्जी से ज़्यादा है, ध्यान से इसको आप समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा। ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का इफ़ेक्ट अगर थर्मल एनर्जी से ज़्यादा है तो ये पार्टिकल अपने पोजीशन को छोड़ करके नहीं हटेंगे, अपने पोजीशन पर रह करके ये हो सकता है वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन करे। ठीक है। और इसमें ये भी होता है कि जैसे यहाँ पर पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर हम कह दिए कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है। अगर हम इनके बीच की डिस्टेंस को कम करना चाहें तो हम लोगों के दिमाग में आएगा कि अगर ये और पास आ जाएं तो इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर इनको और पास लाएंगे तो इनमें रिपल्सन ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन से ज़्यादा रिपल्सन होने लगता है और उस रिपल्सन के कारण ये एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं। ये वास्तव में पार्टिकल्स की वो मीन डिस्टेंस होती है जिसमें इन पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इन पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ रिपल्सन बराबर है। ठीक है। फोर्स ऑफ रिपल्सन का हम लोग जिक्र करते नहीं हैं, केवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेकर के हम लोग यहाँ पर चलते हैं। लेकिन आज से अगर आप केमिस्ट्री इसमें जानना चाहते हैं तो जान लीजिएगा कि सॉलिड में या लिक्विड में, गैस की बात नहीं कर रहे हैं, पार्टिकल्स उतने डिस्टेंस पर एक दूसरे से उतने डिस्टेंस पर रहते हैं जहाँ पर दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन बराबर होता है, उतने पर ही यहाँ ये रहेंगे। वही इनका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस माना जाता है। ठीक है। अगर हम लोग थर्मल एनर्जी बढ़ाएंगे तो वास्तव में इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। किसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी? मैटर के पार्टिकल की। जब मैटर के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो काइनेटिक एनर्जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का अपोज करती है और फोर्स ऑफ रिपल्सन का सपोर्ट करती है। जब ये जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे थर्मल एनर्जी बढ़ती जाएगी। ठीक है। थर्मल एनर्जी वास्तव में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का अपोज करती है। यहाँ तक हम लोगों को केवल इतना ही जानना चाहिए कि अगर हम लोग थर्मल एनर्जी बढ़ाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा और थर्मल एनर्जी अगर घटाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है। अगर इतना हम लोगों के दिमाग में है तो हम लोग इस सॉलिड चैप्टर को आसानी से पढ़ लेंगे। बाकी लिक्विड में और गैस में इसका एक्सप्लेनेशन आगे फिर किया जाएगा।